बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर के नाम में जो आपको सबसे ज्यादा वर्ड इनफैक्ट फैसिनेट कर रहा है या परेशान कर रहा है, आप कह सकते हैं, वो है वर्ड प्रोग्रामिंग। आपके ख्याल से हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इस वर्ड प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपके साथ सबसे पहले यही शेयर करना चाहूंगा कि वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सॉल्व करने के काबिल होंगे। यानी हम पहले ये देखते हैं कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ डीलर विशेस टू परचेज a number of fans and sewing machines. He has only rupees 5,760 to invest and has space at most for 20 items. A fan costs him rupees 360 and a sewing machine costs rupees 240. His expectation is that he can sell a fan at a profit of rupees 22 and a sewing machine at a profit of rupees 18. Assuming that he can sell all the items that he can buy, how should he invest his money in order to maximize his profit? स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में एक दुकानदार की बात की जा रही है। वो दुकानदार पंखों और सिलाई मशीनों का कारोबार करता है। उसके पास 5,760 रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम फर्ज ये कर रहे हैं कि इस वक्त उसकी दुकान खाली है और वो मार्केट जा रहा है पंखे और सिलाई मशीनें खरीदने के लिए। उसके पास है 5,760 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। उसकी दुकान में ज्यादा से ज्यादा 20 आइटम्स रखने की जगह है, यानी मजमूई तौर पर पंखे और सिलाई मशीनें मिलाकर वो ज्यादा से ज्यादा 20 आइटम्स रख सकता है अपनी दुकान में। एट मोस्ट 20 आइटम्स, ज्यादा से ज्यादा 20 आइटम्स। एक पंखे की कीमत मार्केट से जो वो खरीदने जा रहा है, एक पंखे की कीमत 360 रुपए है और एक सिलाई मशीन की कीमत 240 रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा पंखा है जो 360 का आ रहा है और कौन सी सिलाई मशीन है जो 240 रुपए की आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये कम से कम 40 साल पुराना स्टेटमेंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और हमारी बुक में इनफैक्ट इसी तरह से ये गिवन है। आप इसमें एक जीरो ऐड कर लें तो आजकल के दौर की एक पंखे की कीमत बन जाएगी, और मेरा ख्याल है इसके अंदर भी अगर आप एक जीरो ऐड कर लें तो कोई छोटी मोटी सिलाई मशीन भी आ ही जाती होगी। अब बात आगे बढ़ाते हैं। उस दुकानदार को यह तवक्को है कि अगर वो एक पंखा बेचेगा तो उस पंखा बेचने पर उसे 22 रुपए प्रॉफिट होगा और सिलाई मशीन बेचने पर उसे 18 रुपए प्रॉफिट होगा। वो एज्यूम ये कर रहा है, फर्ज ये कर रहा है कि वो शाम तक सारी चीजें बेच लेगा दुकान में लाकर। अब वो अपने इस 5,760 रुपए को किस तरह से इन्वेस्ट करे, कितनी सिलाई मशीनें और कितने पंखे खरीदे कि शाम को उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो। स्टूडेंट्स, ये है एक प्रॉब्लम जिसे हमने सॉल्व करना है इस चैप्टर के एंड पर। इनफैक्ट ये है वो प्रॉब्लम कि जिसका सॉल्यूशन बुनियादी तौर पर प्रोग्रामिंग कहलाएगा। प्रोग्रामिंग का मतलब प्लानिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, लाहे अमल। हमें इस शख्स को इसका कोर्स ऑफ एक्शन बताना है कि वो किस तरह से अपनी अमाउंट को, अपने इन रिसोर्सेज को, कि जिसमें 5,760 रुपए हैं और उसकी दुकान है कि जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 20 आइटम्स रखने की जगह है, इन दो चीजों को वो किस तरह से यूज करे कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब आप जरा सोचें कि आमतौर पर दुकानदार इतने पढ़े लिखे नहीं होते। हो सकता है कि वो जिस तरह से चल रहा हो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट ना मिल रहा हो। हम उसे इनफैक्ट बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व करके बताएंगे इस चैप्टर के एंड पर। स्टूडेंट्स, ये है इनफैक्ट लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूं। अब आप एक बात और भी सोच रहे होंगे कि प्रोग्रामिंग का मतलब तो हो गया कोर्स ऑफ एक्शन, प्लानिंग, जो कि इस शख्स को करनी चाहिए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। लीनियर का मतलब यहां पर क्या लिया जा रहा है? तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के अंदर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनफैक्ट जो फंक्शन बनेगा, जो इक्वेशन बनेगी या जो इनइक्वालिटीज बनेंगी वो तमाम लीनियर होंगी। लीनियर फंक्शन बनेगा, लीनियर इक्वेशंस बनेंगी और लीनियर
इनइक्वालिटीज बनेंगी, जिसकी वजह से इसको लीनियर प्रोग्रामिंग का नाम दिया जा रहा है। आइए इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूं। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। स्टेटमेंट इज each unit of food X costs rupees 25 and contains 2 units of protein and 4 units of iron, while each unit of food Y costs rupees 30 and contains 3 units of protein and 2 units of iron. Each animal must receive at least 12 units of protein and 16 units of iron each day. How many units of each food should be fed to each animal at the minimum possible cost? स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में यहां पर दो टाइप्स की फूड्स की बात की जा रही है। एक को कहा गया फूड X और एक को कहा गया फूड Y। ये दोनों एनिमल फूड्स हैं। आप फर्ज कर लें कि किसी शख्स के पास कुछ बिल्लियां हैं जो कि उसने शौक से पाली हुई हैं। एक है फूड X जो वो उन्हें दे सकता है और एक है फूड Y। अब फूड X का जो एक पैकेट है, एक यूनिट है, उसकी कीमत है 25 रुपए और फूड Y के एक पैकेट की कीमत है 30 रुपए। फूड X और फूड Y की न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी हमें गिवन है। फूड X के अंदर 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन है, यानी उसके एक पैकेट के अंदर 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन और 4 यूनिट्स ऑफ आयरन। इसी तरह फूड Y के एक पैकेट के अंदर 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन और 2 यूनिट्स ऑफ आयरन। अब हर एनिमल के बारे में भी उसे बताया है किसी डॉक्टर ने, इनफैक्ट, कि इस एनिमल को, इस बिल्ली को कम से कम इतने प्रोटीन और इतने आयरन मिलने चाहिए, इतने यूनिट्स प्रोटीन के और आयरन के मिलने चाहिए। अब उसे क्या बताया गया है? ईच एनिमल मस्ट रिसीव एट लीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। कम से कम 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एक बिल्ली को मिलने चाहिए और इसी तरह 16 यूनिट्स ऑफ आयरन ईच डे। कम से कम 16 यूनिट्स ऑफ आयरन एक बिल्ली को पर डे मिलने चाहिए। यह है कम से कम मिकदार एक बिल्ली के लिए प्रोटीन की और आयरन की। अब उस शख्स के लिए मसला क्या है? वो शख्स ये चाहता है कि उसके पैसे भी कम से कम लगें और बिल्लियों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, प्रोटीन्स की और आयरन की। हमें उसे बताना है, हमें बीइंग मैथमेटिशियन उसे प्लानिंग करके बतानी है, कोर्स ऑफ एक्शन बताना है, उसे लाहे अमल बताना है कि वो किस तरह से कितने पैकेट फूड X के खरीदे और कितने पैकेट फूड Y के खरीदे कि उसके पैसे भी कम से कम लगें और बिल्लियों की जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाए। स्टूडेंट्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट को मिनिमाइज करने की, जबकि पिछले प्रॉब्लम में हमने बात की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की। स्टूडेंट्स, बिजनेस कोई भी हो, हम दो बातें चाहते हैं। हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं। इसी सूरत में हमारा जो बिजनेस है ये ग्रो करता है। आपको इन दो प्रॉब्लम्स के अलावा मैं एक और प्रॉब्लम भी आपके साथ इनफैक्ट शेयर करना चाहता हूं। आप कंसिडर कर लें बेवरेज कंपनी कोक। अब कोक के 3 फ्लेवर्स इस वक्त 3 तरह के ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कॉमनली अवेलेबल। अगर हम बात करें, एक है कोक इटसेल्फ, दूसरा स्प्राइट और तीसरा फांटा। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इन तीनों फ्लेवर्स की जो सेल है वो क्या बराबर है? क्या फांटा उतनी ही बिकती है जितनी स्प्राइट या कोक बिकती है? द आंसर इज नो। कोक की सेल सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद है स्प्राइट और उसके बाद है फांटा। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं कि ये तीनों ड्रिंक्स बुनियादी तौर पर एक ही फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, सेम मशीन है। अब मशीन को किस तरह से बिजनेसमैन यूज करे कि वो कितना टाइम मशीन को कोक बनाने के लिए दे, कितना टाइम उसे स्प्राइट बनाने के लिए दे और कितना टाइम उसे फांटा बनाने के लिए दे, क्योंकि जिस वक्त स्प्राइट बन रही होगी उस वक्त कोक तो नहीं बन रही होगी और जिस वक्त फांटा बन रही होगी उस वक्त बाकी दोनों नहीं बन रही होंगी। वो कितना टाइम किस फ्लेवर के लिए दे कि उसकी जो प्रोडक्शन है तीनों फ्लेवर्स की वो मार्केट में मौजूद भी रहे लेकिन उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ये ना हो कि कोई एक फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल ही ना हो और दूसरा बल्क में पड़ा हो। इस तरह से दूसरी कंपनी को मौका मिल जाएगा अपना फ्लेवर, उसी टाइप का अपना फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाने का। सो इस बिजनेसमैन को ये फैसला करना है कि वो अपनी मशीन्स का टाइम किस तरह से यूज करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। स्टूडेंट्स, आप इस तरह के बेशुमार प्रॉब्लम्स और सोच सकते हैं। आप किसी सेलफोन कंपनी के बारे में सोच सकते हैं
कि एक सेलफोन कंपनी डिफरेंट प्राइस रेंज के डिफरेंट मॉडल्स क्यों लॉन्च करती है। वो किसी कंट्री की रिक्वायरमेंट को देखते हुए मॉडल्स को लॉन्च करते हैं कि इस कंट्री में लोगों की बाइंग पावर इस टाइप की है, इतने लोग इस बाइंग पावर में से ताल्लुक रखते हैं, इतने लोग इस बाइंग पावर से ताल्लुक रखते हैं। मुझे किस किस्म के मॉडल्स बनाने चाहिए कि मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे सस्ते वाले बनाने चाहिए और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे महंगे वाले बनाने चाहिए कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में एक विजन बन गया होगा प्रॉब्लम्स का कि जो हम सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्रामिंग की मदद से। जो मैंने प्रॉब्लम्स आपके साथ फर्दर शेयर किए, जरूरी नहीं है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग के ही हों, लेकिन है ये प्रोग्रामिंग के ही। प्रोग्रामिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन ये जो दो प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, या इसके अलावा दो और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारी बुक के अंदर ही, वो भी लीनियर प्रोग्रामिंग से रेलेवेंट है। यानी उनके अंदर बनने वाले जो कॉस्ट या प्रॉफिट फंक्शन हैं वो लीनियर हैं, जो इक्वेशंस बनेंगी वो लीनियर होंगी, और जो इनइक्वालिटीज बनेंगी वो भी लीनियर होंगी। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं कि इक्वेशन क्या है और उसके मुकाबले में इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप इन दो प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स को देखें तो इसमें आपको दो तरह की बातें नजर आएंगी। अब वो दो तरह की बातें क्या हैं? एक तो वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जैक्ट हैं, जिसमें एग्जैक्टनेस की बात की जा रही है। मिसाल के तौर पर उस दुकानदार के पास 5,760 रुपए हैं। ही हैज ओनली ₹5,760। ये एग्जैक्ट अमाउंट है। अगर हम लिखें अमाउंट टू इन्वेस्ट इज इक्वल टू 5,760 लिखा जाएगा, ये एग्जैक्ट अमाउंट है। अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ फैन 360, तो ये एग्जैक्ट अमाउंट है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ फैन सोइंग मशीन 240 एग्जैक्ट अमाउंट है। इससे भी इक्वेशन बनेगी। प्रॉफिट ऑफ वन फैन ₹22 एग्जैक्ट अमाउंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है उसने यानी प्लान किया हुआ है कि उसने 22 रुपए प्रॉफिट लेना है एक फैन पर। प्रॉफिट ऑफ फैन इज इक्वल टू 22, ये अगेन एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह से ये भी एग्जैक्ट अमाउंट है। प्रॉफिट ऑफ सोइंग मशीन इज इक्वल टू 18 रुपीज, यहां से भी लीनियर इक्वेशन बनेगी। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, देयर इज ही हैज स्पेस एट मोस्ट फॉर 20 आइटम्स। ये जो वर्ड है इनफैक्ट एट मोस्ट, उसके पास जो स्पेस है वो एट मोस्ट 20 आइटम्स की है। अब इससे मुराद क्या होता है एट मोस्ट से? एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 चीजें रखने की जगह है। अब अगर ज्यादा से ज्यादा 20 चीजें रखने की जगह है तो क्या हम ये कहेंगे कि उसकी दुकान में एग्जैक्टली 20 चीजें ही हर वक्त मौजूद होंगी? द आंसर इज नो। उसकी दुकान में ज्यादा से ज्यादा 20 चीजें रखी जा सकती हैं। यानी अगर हम इनइक्वालिटी की लैंग्वेज में बात करें तो यहां पर इनएग्जैक्ट स्टेटमेंट है, इससे बनेगी इनइक्वालिटी, और हम उसे लिखेंगे स्पेस के बारे में हम लिखेंगे स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू 20 आइटम्स। ये है उसकी स्पेस, लेस देन और इक्वल टू 20 या 20 से कम चीजें रखी जा सकती हैं उसकी दुकान में। अब हम यहां पर बात करें तो यहां पर भी कुछ चीजें एग्जैक्ट हैं और कुछ चीजें इनएग्जैक्ट हैं। कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट ईच यूनिट ऑफ फूड x ₹25, ये एग्जैक्ट बात है, यहां से बनेगी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। प्रोटीन्स की तादाद 2 यूनिट्स है, एग्जैक्ट बात है, इक्वेशन बनेगी। आयरन के यूनिट्स जो है वो 4 हैं फूड x के एक पैकेट के अंदर, एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, लीनियर इक्वेशन बनेगी। यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें ईच एनिमल मस्ट रिसीव एटलीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। अब एटलीस्ट का मतलब कम अज कम हर एनिमल को, जिसे मैंने उसे बिल्ली कह दिया, हर बिल्ली को कम अज कम 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन और 16 यूनिट्स ऑफ आयरन रोजाना फीड होने चाहिए। कम अज कम 12 यूनिट ऑफ प्रोटीन और कम अज कम 16 यूनिट्स ऑफ आयरन। अब इससे मुराद क्या है? कम अज कम से मुराद के 12 या 12 से ज्यादा, 12 से कम नहीं होने चाहिए, कम अज कम 12। तो हम प्रोटीन के बारे में जो लिखेंगे वो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू
12 यूनिट्स। और आयरन के बारे में अगर हम लिखें तो आयरन के जो यूनिट्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 यूनिट्स। सो बॉटम लाइन पर आते हैं, अगर बात हो एग्जैक्टनेस की तो उससे बनती है इक्वेशन, और अगर बात हो इन एग्जैक्टनेस की तो उससे बनती है इन इक्वालिटी। आखिरी एग्जांपल आपको देता हूं, आप बासानी समझ जाएंगे। मेरा आपसे सवाल कि मेरी आंखें कितनी हैं, द आंसर इज 2। ये एग्जैक्ट चीज है, 2 आंखें हैं मेरी। लेकिन अगर मैं अपने बालों के बारे में बात करूं तो क्या मैं एग्जैक्ट बात कर सकता हूं? द आंसर इज नो। अगर मैं बालों की बात करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बाल 5000 से ज्यादा हैं। अब ये इनएग्जैक्ट स्टेटमेंट है, 5000 से ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं मुझे मालूम नहीं, 5000 से ज्यादा हैं, तो यहां से बनेगी इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं इन दोनों टर्म्स की। दोनों टर्म्स कौन सी? एक तरफ इक्वेशन या इक्वालिटी और दूसरी तरफ इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। तो आइए डेफिनेशंस देखते हैं। इक्वेशन और इक्वालिटी। A mathematical statement that two expressions are equal, that is, two quantities joined by a sign of equality। और साइन ऑफ इक्वालिटी आप जानते हैं, दिस इज साइन ऑफ इक्वालिटी। एग्जाम्पल्स आप जितनी मर्जी लिख लें, बहुत आसान। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3। आप लिख सकते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो क्वांटिटीज ज्वाइंड बाय साइन ऑफ इक्वालिटी, दो क्वांटिटीज ज्वाइंड बाय साइन ऑफ इक्वालिटी। साइन x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। दिस इज अ टाइप ऑफ एन एग्जांपल ऑफ इक्वेशन। दूसरी तरफ इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी। इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी, उसी किस्म की वर्डिंग माइनर चेंजेस के साथ। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट that two quantities, two expressions, in fact, two expressions are not equal, that is, two quantities joined by any one of the inequality sign। यहां पर वर्ड इनफैक्ट साइन ऑफ इक्वालिटी यहां पर लिखा, इनइक्वालिटी साइन। अब साइन इनइक्वालिटी के कितने साइंस हैं? द आंसर इज 4। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसकी एग्जांपल्स, नंबर 1, आप साइन ऑफ इक्वालिटी की जगह पर इन चारों में से कोई एक साइन यूज कर ले, ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। आप लिख सकते हैं
x ग्रेटर देन 3, आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, आप लिख सकते हैं x लेस देन 3, आप लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 3, कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं साइन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चारों में से कोई एक साइन अगर आप यूज कर लें इनइक्वालिटी का तो ये बन जाएगी इनइक्वालिटी। आप सोच रहे होंगे कि ये दो इनइक्वालिटीज, इनमें इक्वल टू भी शामिल है, तो क्या स्टूडेंट्स ये दो क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ इक्वल हैं? द आंसर इज नो। x कैन बी इक्वल टू 3, x कैन बी लेस देन 3। सो इसमें इनएग्जैक्टनेस पाई जाती है, जिसकी वजह से ये भी इनइक्वालिटी कंसिडर होती है। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर में चूंकि बात की जा रही है लीनियर इनइक्वालिटीज की, सो अब हम डिफाइन करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज और उसके साथ साथ लीनियर इक्वेशंस। तो आइए बात आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वालिटी की। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। स्टूडेंट्स, हम यहां पर ऐसी लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा दो वेरिएबल्स हों। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c। अगर तीन वेरिएबल्स होंगे तो लिखा जाएगा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू, यहां पर आप k लिख सकते हैं कांस्टेंट के तौर पर। अगर चार वेरिएबल्स में लिखना हो तो तब भी इसी पैटर्न पर अल्फाबेट्स यूज करते हुए, आप चार वेरिएबल्स यूज करते हुए आप इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन हमारे चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा दो वेरिएबल्स ही रिक्वायर्ड हैं। सो दो वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन की शक्ल इस तरह की होगी। ए, बी और सी का ताल्लुक होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स से, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। फर्दर ए और बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ए और बी इकट्ठे जीरो हो गए तो फिर दोनों वेरिएबल्स गायब हो जाएंगे। ए जीरो होने से एक्स खत्म और बी जीरो होने से वाई खत्म हो जाएगा। सो दोनों को साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होना चाहिए। फर्दर ए एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1, स्टूडेंट्स, अगर b को जीरो कर दिया जाएगा तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x होगा। x इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन होगी। हम इसे लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर x इज इक्वल टू 2। आप इसे 3x इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। यहां पर a की वैल्यू 1 है, यहां पर a की वैल्यू 3 है। नंबर 2, स्टूडेंट्स, अगर हम a को जीरो कर दें तो हमारे पास जो वेरिएबल बचेगा वो होगा y। तब ये अगेन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3। आप ये भी लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 5। यहां पर a की वैल्यू 1, यहां पर a की वैल्यू 4। नंबर 3, ये दो एग्जांपल्स हमने देखी कि जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। अब टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन भी लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये आगे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वालिटी। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम डिफाइन कर सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इन इक्वेशन को। An inequality of the form। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर के स्टार्ट पर डिस्कस किया था कि किसी इक्वेशन से इनइक्वेशन या इक्वालिटी से इनइक्वालिटी कैसे बनाई जाती है। स्टूडेंट्स, ये है साइन ऑफ इक्वालिटी। इस साइन ऑफ इक्वालिटी को अगर हम किसी भी एक साइन ऑफ इनइक्वालिटी से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगी लीनियर इनइक्वालिटी। अब आप जानते हैं कि चार इनइक्वालिटी साइंस हैं, उन चारों में से किसी एक के साथ भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। एन इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म ax
प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, वेयर A, B, C belongs to set of real numbers. Further, A and B are not simultaneously zero. वही कंडीशन जो पहले थी कि A और B को साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर A और B दोनों जीरो हो गए तो दोनों वेरिएबल्स ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब अगेन वही बात, अगर हम b को जीरो करेंगे तो ऐसी लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी जिसके अंदर x होगा, और अगर हम a को जीरो करेंगे तो ऐसी लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी जिसके अंदर y होगा। एग्जांपल्स में देख लेते हैं, वही एग्जांपल्स मैं दोबारा से कोट कर देता हूं। फर्स्ट हमारे पास यहां पर एग्जांपल थी x इज इक्वल टू 2। आप इक्वल की जगह पर कुछ भी इनइक्वालिटी सिंबल यूज कर सकते हैं। मैं इसे लिख देता हूं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आप इसे x लेस देन 2 भी लिख सकते हैं, यह भी उसी इक्वेशन से इनइक्वालिटी बन गई। नंबर 2, y लेस देन और इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन 3, कुछ भी चारों में से कोई एक आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी यूज कर लें। नंबर 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ गई लीनियर इनइक्वालिटी की। अगेन वही बात कि अगर आप वेरिएबल्स बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर में 2 वेरिएबल्स तक की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ यहां तक ही डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन, या दूसरा नाम अगर हम लें लीनियर इक्वालिटी और दूसरी तरफ लीनियर इनइक्वालिटी, इन दोनों के ग्राफिकल बिहेवियर में क्या फर्क होता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों का फर्क सीखना। ये पूरा चैप्टर 5 जो है ये इनफैक्ट ग्राफ्स पर मुश्तमिल है। हमें इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज के ग्राफ्स बनाना होंगे। दोनों का ग्राफिकल बिहेवियर, दोनों के ग्राफिकल बिहेवियर में इनफैक्ट फर्क, ये हमें सीखना या समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इनके ग्राफिकल बिहेवियर को देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं कंसीडर करने जा रहा हूं सबसे सिंपल केस, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज x। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कंसीडर कर रहा हूं x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स, मुझे जरा ये बताइए कि x की वैल्यू 2 कहां पर है। शाबाश जी, आप फौरन समझ गए। x एक्सिस पर जहां पर 2 है वहां पर x की वैल्यू 2 है। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डॉट। इसके अलावा x की वैल्यू 2 कहीं और भी है? द आंसर इज यस। अगर आप इस डॉट से वर्टिकली ऊपर की तरफ चले जाएं या वर्टिकली नीचे की तरफ चले जाएं, तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जहां पर x की वैल्यू 2 ही होगी। यानी इस वर्टिकल लाइन पर x की वैल्यू 2 रहेगी। x इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू है 2। स्टूडेंट्स, ये है नेवर एंडिंग वर्टिकल लाइन जिसके ऊपर x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। y की वैल्यू चेंज होती रहेगी लेकिन x की वैल्यू 2 ही होगी। स्टूडेंट्स, यहां से ये बात कंक्लूड होती है कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट एक वर्टिकल लाइन बनती है। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 की बात करूं तो ये भी वर्टिकल लाइन होगी जो कि 3 से पास करेगी, x की वैल्यू 3 से पास करेगी। अगर x इक्वल टू 4 की बात करूं तो ये x की वैल्यू 4 से पास करेगी, नेवर एंडिंग वर्टिकल लाइन। अगर मैं x की वैल्यू 0 की बात करूं तो ये कौन सी वर्टिकल लाइन है? जी, ये y एक्सिस है। अगर x की वैल्यू -1 की बात की जाए, जी x की वैल्यू -1, तो ये भी वर्टिकल लाइन होगी। यानी अगर हम कंक्लूड करें तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स आ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जब बन जाएगी x इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये एक्स वाई प्लेन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी। चूंकि ये नेवर एंडिंग लाइन है, जिस तरह y एक्सिस नेवर एंडिंग है, इसी तरह ये वर्टिकल लाइन भी नेवर एंडिंग है। ये इस एक्स वाई प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक को हम कहते हैं राइट ऑफ प्लेन
और दूसरे को कहते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन। सो कंक्लूजन ये निकला कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज अ वर्टिकल लाइन डिवाइडिंग द प्लेन इनटू राइट हाफ प्लेन एंड लेफ्ट हाफ प्लेन। अब स्टूडेंट्स इसके मुकाबले में देखते हैं इन इक्वालिटी। अब इक्वल टू का साइन अगर हम हटा दें तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू c, x लेस देन और इक्वल टू c, x ग्रेटर देन c या x लेस देन c। मैं यहां पर पहले कंसीडर कर लेता हूं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में दो बातें हैं, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू 2 से ग्रेटर भी हो सकती है। अब x इक्वल टू 2 का ग्राफ अभी हमने देखा, ये एक वर्टिकल लाइन थी जो कि x की वैल्यू 2 से पास कर रही थी, ये तो बन गया x इक्वल टू 2 वाला केस। अब x कैन बी ग्रेटर देन 2, तो ये कौन सा एरिया है जहां पर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है? शाबाश जी, इस वर्टिकल लाइन से राइट साइड पर अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करें तो उस रीजन में x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। सो ये जो राइट हाफ प्लेन है ये सारे का सारा x ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इस सारे एरिया को शेड कर देंगे। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में बाउंड्री लाइन भी शामिल है, जो कि वर्टिकल लाइन है, ये भी शामिल है और राइट हाफ प्लेन सारे का सारा शामिल है। अब अगर मैं यहां पर इक्वल टू हटा दूं तो चेंज क्या आना चाहिए? जी आप फौरन समझ गए हैं कि अब ये वर्टिकल लाइन इस रीजन में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका बड़ा खूबसूरत हल निकाला मैथमेटिशियंस ने। उन्होंने कहा कि हमें इस राइट हाफ प्लेन की बाउंड्री तो लाजमी बनानी है, चूंकि हमने शेडिंग करनी है। सो शेडिंग हमारी कहीं 2 से लेफ्ट साइड पर ना निकल आए। सो हमें बाउंड्री लाइन की जरूरत तो है, लेकिन बाउंड्री लाइन को अब हमने शामिल नहीं करना अपने रीजन में। सो उन्होंने कहा कि आपको अगर x ग्रेटर देन 2 का ग्राफ बनाना है तो आप x इक्वल टू 2 वर्टिकल लाइन फिर ड्रॉ करें, लेकिन इस दफा इसे डॉटेड में ड्रॉ करें और राइट साइड जहां पर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है वो शेड कर दें। यह बन जाएगा x ग्रेटर देन 2 रीजन। इस दफा इसमें बाउंड्री लाइन शामिल नहीं है। अब अगर मैं कहूं x लेस देन 2 तो ये कौन सा रीजन होगा? जी ये इस डॉटेड लाइन से लेफ्ट साइड वाला रीजन यानी लेफ्ट हाफ प्लेन होगा। इसमें भी ये डॉटेड लाइन शामिल नहीं होगी। अब अगर बात की जाए x लेस देन और इक्वल टू 2 की, तो शेडिंग तो यही रहेगी लेकिन बाउंड्री लाइन सॉलिड हो जाएगी। सो कंक्लूड करते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू कांस्टेंट, x लेस देन और इक्वल टू कांस्टेंट, x ग्रेटर देन कांस्टेंट, x लेस देन कांस्टेंट represents a region, right half plane or left half plane, whose boundary line will be x is equal to constant, which is called associated or corresponding equation of that inequality. In fact, इन चारों inequalities की जो boundary line है इनके regions की, वो x equal to constant से बनेगी। x equal to constant को associated या corresponding equation कहा जाता है इन चारों inequalities के लिए। एक बात याद रखें कि इनइक्वालिटी से जो हम यहां पर इनफैक्ट सीख रहे हैं कि इनइक्वालिटी से हमेशा एक रीजन बनता है, जबकि इक्वालिटी से, लीनियर इक्वालिटी से हमें लाइन मिली थी। अब बढ़ते हैं दूसरी एग्जांपल की जानिब, दैट वाज y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब y इज इक्वल टू कांस्टेंट में एक और सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूं, y इज इक्वल टू 3। अब xy प्लेन आपके अगेन सामने, y की वैल्यू 3 कहां पर है? जी y एक्सिस पर जहां 3 लिखा है उसके साथ जो डैश है यहां पर y की वैल्यू 3 है। इसके अलावा जी आप हॉरिजॉन्टली इसी लेवल पर रहते हुए राइट वर्ड मूव करें या लेफ्ट वर्ड मूव करें तो y की वैल्यू 3 ही रहेगी। y की वैल्यू हॉरिजॉन्टल लेवल पर कांस्टेंट रहती है। y की वैल्यू चेंज होती है या आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं। हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी नेवर एंडिंग, यहां पर y की वैल्यू होगी 3। y इज इक्वल टू 4 लाइन कैसी होगी? जी जो y इज इक्वल टू 4 से पास करेगी हॉरिजॉन्टल नेवर एंडिंग लाइन। y इज इक्वल टू 5 आप समझ गए। y इज इक्वल टू 0 जी ये होगा x एक्सिस। y इज इक्वल टू -1 आप समझ गए। कंक्लूड करते हैं y इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है इट रिप्रेजेंट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन which divides the plane into
अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। अब अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन बन रहा है। अब इसी से बना लेते हैं इनइक्वालिटीज। अब इक्वल टू का साइन हटाएंगे तो अगेन वही बात, चार ऑप्शंस, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। अगेन उसी पैटर्न पर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 करेंगे तो क्या होगा जी, इसके लिए बाउंड्री लाइन होगी y इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू 3 से ग्रेटर इस लाइन से ऊपर है, यानी राइट हाफ प्लेन, सॉरी अपर हाफ प्लेन जो इससे बन रहा है। अब अपर हाफ प्लेन और ये सॉलिड लाइन ये इस रीजन में शामिल होगा। अगर हम कर देंगे y ग्रेटर देन 3 तो क्या होगा जी, जिस तरह हमने पहले देखा, हम इस बाउंड्री लाइन को डॉटेड बनाएंगे। डॉटेड बनाएंगे तो इसका मतलब है कि ये बाउंड्री लाइन उस रीजन में शामिल नहीं है, यानी y ग्रेटर देन 3 में ये बाउंड्री लाइन शामिल नहीं है। y लेस देन 3 के लिए लोअर हाफ प्लेन होगा, अगेन बाउंड्री लाइन डॉटेड होगी। लेकिन अगर y लेस देन और इक्वल टू 3 होगा तो सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी, अब रीजन में ये सॉलिड लाइन शामिल होगी। सो कंक्लूड करते हैं, y ग्रेटर देन और इक्वल टू कांस्टेंट, y लेस देन और इक्वल टू कांस्टेंट, y ग्रेटर देन कांस्टेंट या y लेस देन कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स लोअर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन whose boundary line will be y is equal to constant, which is called associated or corresponding equation of all the four inequalities. इन चारों inequalities की associated equation यही होगी। इन चारों के regions की boundary line इसी linear equation से बनेगी। स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिए वन वेरिएबल के केसेस। अब आते हैं टू वेरिएबल्स पर। ax प्लस by इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहले x कांस्टेंट था, फिर y कांस्टेंट था, अब दोनों वेरिएबल्स आ गए, अब दोनों कांस्टेंट नहीं हैं। स्टूडेंट्स, अब लाइन ना तो वर्टिकल होगी ना हॉरिजॉन्टल होगी, और ऐसी लाइन जो ना तो वर्टिकल हो ना हॉरिजॉन्टल हो, ऐसी लाइन को हम कहते हैं स्लांट लाइन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये एक लीनियर इक्वेशन है कि जिसके अंदर दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसकी स्लांट लाइन कुछ इस तरह की होगी जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन मैंने कैसे ड्रॉ कर दी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि स्लांट लाइन ड्रॉ करने के लिए जो दो पॉइंट्स मैंने यहां पर चूज किए वो मैंने किस तरह से चूज किए। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आप बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। फिलहाल हमें यह जानना था कि ग्राफिकल बिहेवियर कैसा होता है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हमेशा याद रखें, एक स्लांट लाइन ड्रॉ करेगी XY प्लेन पर। अब सवाल यह है कि ये स्लांट लाइन प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे। वर्टिकल लाइन के लिए हमने कहा राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमने कहा अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। अब यहां पर जी, यहां पर भी हम अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन के वर्ड्स यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लीनियर इक्वेशन से अगेन लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी। चार ऑप्शंस हैं, आप जानते ही हैं। अब इन चारों से कोई एक रीजन डिफाइन होगा, या अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन। अगर इक्वल टू शामिल होगा तो बाउंड्री लाइन सॉलिड होगी, और अगर इक्वल टू शामिल नहीं होगा तो बाउंड्री लाइन जो है वो डॉटेड होगी। यहां पर अब दो बातें सिर्फ और सिर्फ आप कंक्लूड करके चल रहे हैं, और वो ये है कि लीनियर इक्वेशन से बनती है स्ट्रेट लाइन और लीनियर इनइक्वालिटी से बनता है रीजन। अब एक और बात आपको बता देता हूं, अगर आपका जो रीजन है उसकी बाउंड्री लाइन सॉलिड होगी, अगर रीजन की बाउंड्री लाइन सॉलिड होगी तो आप उसे कहेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन, और अगर डॉटेड होगी बाउंड्री लाइन तो आप उसे कहेंगे ओपन हाफ प्लेन। वो राइट हो, लेफ्ट हो, लोअर हो, अपर हो, कोई भी हो, वो अगर डॉटेड लाइन होगी बाउंड्री लाइन तो वो ओपन हाफ प्लेन कंसीडर होगा, और अगर सॉलिड लाइन होगी तो वो क्लोज्ड हाफ प्लेन कंसीडर होगा। स्टूडेंट्स, ये हमने कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए। स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर में होने वाली तमाम डिस्कशन को कुछ पॉइंट्स की सूरत में कंक्लूड कर लेते हैं ताकि आपको याद रहें। सबसे पहली बात, डेफिनेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन और कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इफ इन अ वेरिएबल इन्वॉल्व इनइक्वालिटी the symbol of inequality is replaced by symbol of equality, then it becomes the corresponding or associated equation of that inequality. It represents the boundary line of the region defined by that inequality.
अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इनइक्वालिटी की बात क्यों की गई। स्टूडेंट्स जरा देखिए, ये हमारे पास है एक इनइक्वालिटी 5 ग्रेटर देन 4। अब 5 ग्रेटर देन 4, क्या मैं ग्रेटर देन का जो सिंबल है इसको इक्वल टू से रिप्लेस कर सकता हूं? द आंसर इज नो, 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 4। लेकिन अगर लिखा हो 3x ग्रेटर देन 4, तो आप 3x इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। x की एक वैल्यू के लिए 3x इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है। सो ये है रीजन वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इनइक्वालिटी इसमें वर्ड शामिल करने का। स्टूडेंट्स ये होगी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट, अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन whereas a linear inequality represents a region on either side of the line। यानी लीनियर इक्वेशन से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है और लीनियर इनइक्वालिटी से एक रीजन बनता है, वो उस लाइन के किसी एक तरफ होता है। लाइन शामिल हो भी सकती है उसमें और नहीं भी हो सकती। नंबर 3 पॉइंट, इफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, देन द रीजन विल बी closed half plane whose boundary line will be a solid line. But if inequality involves greater than or less than, the region will be called open half plane whose boundary line will be dotted line. Next, ordered pair xy will be solution of equation or inequality if it will satisfy the equation or inequality। अब जरा ये ग्राफ देखिए, ये आपके पास है एक वर्टिकल लाइन। मुझे बताएं कि इस वर्टिकल लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? शाबाश जी, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। हर पॉइंट का एक ऑर्डर्ड पेयर है। अगर ये x इक्वल टू 2 वर्टिकल लाइन है तो 2 कॉमा, अब y की वैल्यू आप कुछ भी कर लें, ये जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा ये ऑर्डर्ड पेयर इस वर्टिकल लाइन को सेटिस्फाई करेगा। यानी ये तमाम इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स इस वर्टिकल लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन, यानी इस वर्टिकल लाइन को इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के लिए। इसी तरह अगर हम रीजन की बात करें, ये हमारे पास एक रीजन, इस रीजन में कितने पॉइंट्स हैं? द आंसर इज इनफाइनाइट। हर पॉइंट के अगेंस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर, सो देयर आर इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स दैट विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारी एक डेफिनेशन, दैट इज सॉल्यूशन रीजन। अ रीजन हुज ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाई द इन्वॉल्व्ड इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, XY प्लेन पर एक रीजन शेडेड है। स्टूडेंट्स ये रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन कहलाता है क्योंकि इस रीजन के तमाम पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तमाम पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स इन तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक पर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।